नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे पॉलिटिकल साइंस के। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो 6 नंबर का पूछा जाता है। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के कई सारे कारण थे। इनमें से हमें 6 कारण मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, इन्हें आपको लिखना है। पहला कारण था एक ही पार्टी का दबदबा। दोस्तों, सोवियत संघ में 70 सालों तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिस कारण ये पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई थी, लोगों के प्रति जवाब दे नहीं रही थी, जिस कारण लोगों ने इस पार्टी के नेताओं के पुतले जलाना वगैरह शुरू कर दिए और सड़कों पे इन नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन वगैरह किए गए। इसलिए इसे भी सोवियत संघ का विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। दूसरा दोस्तों, हथियारों की होड़। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ चल रही थी। अमेरिका भी ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने में लगा था और सोवियत संघ भी ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने में लगा था। सोवियत संघ ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हथियार बनाने में लगाया, जिस कारण सोवियत संघ बाकी मामलों में, बाकी उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिस कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला कारण है नौकरशाही का सख्त शिकंजा। दोस्तों, सोवियत संघ में जो सरकारी कर्मचारी थे, दोस्तों नौकरशाही किसे बोलते हैं? जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी होते हैं, सिविल सेवा के जो सदस्य वगैरह होते हैं, उन्हें नौकरशाही कहा जाता है। ये नौकरशाही सोवियत संघ में ताकत पर बनकर उभर कर सामने आए। इन्होंने भी जनता के प्रति कोई काम वगैरह नहीं करा। ये भी भ्रष्टाचारी वगैरह हो गए थे, घूस वगैरह ले रहे थे, जनता पे अत्याचार वगैरह कर रहे थे, जिस कारण इनका भी जनता ने विरोध करा। इसके अलावा दोस्तों, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। जो सोवियत संघ था, उसने अपनी सेना 1979 में 1979 में इसने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी, जबकि हथियारों में पैसा लगाने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। इसके बावजूद भी इसने अपनी सेना कहाँ भेज दी? अफगानिस्तान भेज दी, जिस कारण इसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। इसके अलावा जनता की जागरूकता बढ़ना भी सोवियत संघ का विघटन का कारण था। दोस्तों, सोवियत संघ की जनता को बताया जा रहा था कि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। लेकिन जब जनता की जागरूकता बढ़ी, जनता को पता चला कि सोवियत संघ अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका है, तो लोगों में गुस्सा आया, लोगों ने इसका विरोध करा और सोवियत संघ के विघटन की मांग करी। इसके अलावा गोरबाचेव के सुधार की नीति। दोस्तों, गोरबाचेव सोवियत संघ के सबसे अच्छे नेता थे। ये 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने सोवियत संघ में कई सारे सुधार की नीतियां लागू की, जिससे सोवियत संघ में जागरूकता बढ़ी, जनता को अधिकार वगैरह मिले। अब इनकी नीतियों के कारण जनता के जो अधिकारों में वृद्धि हुई थी, तो जनता को लगा कि अब कोई दूसरा नेता आएगा तो हमें पहले वाली स्थिति में दोबारा ना कर दे, जिस कारण जनता अब पहले वाली स्थिति में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए भी जनता ने सोवियत संघ के विघटन की मांग करी। और जो गोरबाचेव थे, इनकी सुधार की नीतियां पार्टी के बाकी नेताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर। दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। किसने करा? मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी 25 दिसंबर 1991 में। दोस्तों, अब अगला देखते हैं
सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का पूछा जाता है। या तो परिणाम पूछे जाएंगे या विघटन के कारण पूछे जाएंगे। तो विघटन हमने देखा, विघटन के क्या क्या कारण थे। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए उसे भी देखते हैं दोस्तों। पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। दोस्तों शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चल रहा था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया, तो जो शीत युद्ध इन दोनों के बीच में चल रहा था वह भी समाप्त हो गया। दूसरा परिणाम दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन का जो दूसरा परिणाम हुआ था वह हथियारों की होड़ का समाप्त होना था। दोस्तों सोवियत संघ और यूएसए के बीच में, अमेरिका के बीच में हथियारों की होड़ चल रही थी। एक दूसरे से ज़्यादा हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए थे। लेकिन जब वो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। अगला है दोस्तों विचारधात्मक संघर्ष की समाप्ति। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विचारधारा को लेकर भी लड़ाई चल रही थी। सोवियत संघ का मानना था कि जो समाजवादी विचारधारा है वह दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा है, सभी को इस विचारधारा को अपनाना चाहिए। और अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी विचारधारा दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा है, इसी विचारधारा के जरिए विकास संभव है, इसलिए दुनिया को यही विचारधारा अपनानी चाहिए, पूंजीवादी। इसको लेकर दोनों में बहसबाजी चल रही थी, संघर्ष छिड़ा हुआ था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये विचारधारा की लड़ाई भी समाप्त हो गई। अगला कारण है अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति बनना। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे, दो विश्व की दो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आए थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरे विश्व में एकमात्र अमेरिका ही महाशक्ति बनकर रह गया, जिसे एक ध्रुवीयता कहा गया। अगला था दोस्तों छोटे छोटे देशों का उदय होना। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, 15 देशों से मिलकर बना हुआ था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये 15 देश उभरकर सामने आए, इनकी अपनी अलग पहचान बनी। इसके अलावा दोस्तों शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो साम्यवादी देश थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया। तो दोस्तों ये सभी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे। दोस्तों अगला देखते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है, इसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस मॉडल के जरिए समाजवादी को पूंजीवाद में बदला गया था। जो पूर्वी यूरोप के देश थे, सोवियत शासित प्रदेश थे, उन प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला गया था इस मॉडल के जरिए। इस मॉडल के क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों यह मॉडल पूरी तरह से असफल रहा और इससे रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जो रूस की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत बुरी हालत उसकी हो गई, पहले से भी हालत उसकी बहुत ज़्यादा खस्ती हो गई। रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा मुद्रा जो रूबल है उसमें भी गिरावट आ गई। रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई, रूस की हालत पहले से ज़्यादा खस्ती हो गई। क्यों हो गई थी? तो क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि रूस ने अपने 90% जो सार्वजनिक उद्योग थे उन्हें बहुत ज़्यादा औने पौने दामों में, बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में बेच दिया था निजी हाथों में, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना गया। तो इन सभी कारणों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी मुद्रा रूबल में भी गिरावट आ गई थी। आर्थिक असमानता बढ़ी, जो रूस था उसमें आर्थिक असमानता बढ़ी, गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। इसके अलावा सामूहिक खेती प्रणाली, जो सोवियत संघ था इसमें सामूहिक खेती प्रणाली होती थी, इसमें खेती सामूहिक रूप से की जाती थी, सरकार के हाथ में थी। तो इसमें सामूहिक प्रणाली समाप्त हो गई सोवियत संघ के विघटन के बाद।
शॉक थेरेपी के कारण, जिससे रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। इसके अलावा माफिया वर्ग ताकतवर बन के उभरा। जो माफिया वर्ग क्या होता है, जो गुंडे वाला लोग होते हैं, वो यहाँ पर ताकतवर बन के उभरे। उनका रूस के काफ़ी क्षेत्रों में कब्जा वगैरह हो गया। काफ़ी ताकतवर बन के ये लोग रूस में उभर कर सामने आए। आज भी रूस के कई हिस्सों पे इनका दबदबा कायम है। इसके अलावा रूस की संसद कमजोर हो गई और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां दे दी गई, जिससे सत्तावादी शासन उभर कर सामने आया। महंगाई बढ़ गई और लोगों की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। तो जो दोस्तों, ये सभी परिणाम थे शॉक थेरेपी के। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये या तो 4 नंबर में आएगा या 6 नंबर में आएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आसियान के उद्देश्य। दोस्तों, आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगस्त 1967 में हुई थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा की गई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन देशों के द्वारा आसियान की स्थापना की गई थी। थाईलैंड में जो बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए थे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। दोस्तों, इस आसियान के उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों, आसियान क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इन देशों में शांति स्थापित करने के लिए, इन देशों में लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास करना। जो आसियान के देश हैं, इन देशों का सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से विकास करना, चहुमुखी विकास करना आसियान के देशों का, ये आसियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा, तकनीक तथा ज्ञान वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। जो आसियान के देश हैं, इन देशों में शिक्षा को बढ़ावा देना, तकनीक को, टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक वगैरह को बढ़ावा देना, ये सभी आसियान के उद्देश्य है। बढ़ावा देना, उद्योगों के विकास में सहयोग देना, सदस्य देशों के बीच में कृषि को बढ़ावा देना और उद्योगों को बढ़ावा देना आसियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों, सदस्य देशों के बीच विकास के लिए योजना बनाना और उन योजनाओं को लागू करना, ताकि सदस्य देशों का आर्थिक विकास हो सके। इसके अलावा समान उद्देश्य वाले क्षेत्रीय संगठन, जिन क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य आसियान से मिलते जुलते हैं, उन संगठनों को समर्थन देना, उन संगठनों को साथ देना, है ना। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा देना, जैसे यूएनओ वगैरह हो गए, इन संगठनों को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन होते हैं, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ वगैरह, इनको बढ़ावा देना आसियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो आसियान है दोस्तों, ये अपने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाने का भी काम करता है। दोस्तों, अगला देखते हैं, आसियान के प्रमुख स्तंभ। दोस्तों, ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ है। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके तहत आसियान अपने सदस्य देशों में सुरक्षा स्थापित करता है, सदस्य देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं उन्हें समाप्त करता है। दूसरा है दोस्तों, आसियान आर्थिक समुदाय। इस समुदाय के तहत दोस्तों, आसियान अपने सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देता है। जो सदस्य देश है, इसके 10 सदस्य देश है, इन सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है। और जो लड़ाई झगड़े हैं, व्यापारी संबंधी कई सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का भी कार्य करता है। और व्यापार के जो नियम, कायदे, कानून वगैरह होते हैं, उन्हें बनाने का भी काम करता है अपने सदस्य देशों के लिए। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तीसरा है दोस्तों, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसके तहत आसियान अपने सदस्य देशों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करता है। जो पुरानी परंपरा है, उन्हें बनाए रखने का काम करता है। और साथ ही साथ आसियान के जो सदस्य देश हैं, इन्हें एक मंच प्रोवाइड करता है, इन्हें एक मंच देता है, जहाँ से ये सभी सदस्य देश अपनी जो भी समस्या वगैरह उन्हें आसानी से रख सके, आसान तक पहुंचा सके अपनी समस्याओं को। दोस्तों, अब आसियान शैली के बारे में समझते हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाने वाला
क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आसियान के जो सदस्य देश हैं, ये मिलजुल कर सहयोगपूर्ण तरीके से कामकाज करते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के। इनकी यही करने के तरीके को आसियान शैली या आसियान वे कहा जाता है। इंग्लिश में आसियान वे कहते हैं, हिंदी में आसियान शैली कहते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं यूरोपीय संघ की क्या चीजें उसे एक ताकतवर संगठन बनाती है। दोस्तों यूरोपीय संघ का ये क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ को क्या क्या चीजें एक ताकतवर संगठन बनाती है, 6 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 6 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। पहला है, दोस्तों पहले हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ की स्थापना दोस्तों 1992 में हुई थी, है ना। इससे पहले इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। दोस्तों यूरोपीय संघ को उसका अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय गान, अपना स्थापना दिवस और इसके अलावा उसकी खुद की मुद्रा उसे एक ताकतवर संगठन बनाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसी देश के पास होती है। इसलिए ये सभी चीज़ यूरोपीय संघ ने बनाई है, तो इससे पता चलता है उनके देशों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिस कारण भी यूरोपीय संघ को ये सारी चीज़ें एक मजबूत संगठन बनाती है। इसके अलावा दोस्तों 2005 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर था, जो अमेरिका से भी थोड़ा ज़्यादा था। इसकी जो जीडीपी थी 2005 में अमेरिका से भी ज़्यादा थी। इसके अलावा दोस्तों विश्व व्यापार में जो इसकी हिस्सेदारी है, इसकी भागीदारी है, वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा अधिक है, जो भी इसे एक ताकतवर संगठन बनाती है। दोस्तों इसके अलावा इसका एक सदस्य देश फ्रांस, जिसके पास परमाणु हथियार है, 335 परमाणु हथियार है इसके पास, जो भी इसे सैन्य रूप से ताकतवर संगठन बनाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका यही सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जो इसे यूएनओ में भी इस संगठन की एक महत्वपूर्ण स्थिति बनाता है। ये सभी कारण, तो दोस्तों ये भी यूरोपीय संघ को एक महत्वपूर्ण, एक ताकतवर संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों 2017 में इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था, और 2024 में इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना हो गया दोस्तों, 19.35 ट्रिलियन। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें यूरोपीय संघ को एक ताकतवर और महत्वपूर्ण संगठन बनाती है। दोस्तों अगला देखते हैं मार्शल योजना क्या है। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1945 में समाप्त हो गया था। इसके बाद जो यूरोप के देश थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो अमेरिका ने यूरोप के देशों की हालत को ठीक करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इन देशों को, जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, इन देशों को आर्थिक सहायता दी, इनका पुनर्गठन किया। इसी योजना को, जिस योजना के तहत तहत इनका पुनर्गठन किया था, इन्हें आर्थिक सहायता देती, उसी योजना को मार्शल योजना कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी, और इसके तहत 1948 में यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद दी, और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना मार्शल योजना के तहत ही की गई थी। तो दोस्तों मार्शल योजना समझ में आ गया होगा, जो पश्चिमी यूरोप के देश थे इनकी सहायता करने के लिए, इनकी आर्थिक सहायता करने के लिए अमेरिका ने जो योजना बनाई थी उसे ही मार्शल योजना कहा जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीन आज विश्व में ताकतवर देश बनकर उभरा है। इसके क्या कारण है, चीन ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी जिन कारणों की वजह से चीन आज विश्व में इतना ताकतवर देश बनकर उभरा है। तो दोस्तों पहला है अमेरिका से संबंध। 1972 में चीन ने अपना एकांतवास खत्म किया, अमेरिका के साथ संबंध बना के। इससे पहले चीन अलग थलग था। चीन ने सोवियत संघ से अपने रिश्ते समाप्त कर देते 1960 के बाद। इसके बाद वो विश्व में अलग थलग रह गया था। अब उसने 1972 में अपने संबंध अमेरिका से बनाए, जिसके तहत उसके पश्चिमी देशों के साथ
संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए। इसके अलावा 1978 में 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, जिसमें चीन ने क्या करा दोस्तों, अपने दरवाजे सभी देशों के लिए खोल दिए। अब कोई भी कंपनी चीन में आसानी से व्यापार वगैरह करने आ सकते थे। चीन की जो वीज़ा नीति वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा आसान वगैरह कर दी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिन कारणों से चीन का जो अर्थव्यवस्था थी चीन की उसका उत्थान हुआ। कृषि का निजीकरण, चीन ने 1982 में कृषि भी प्राइवेट हाथों में दे दी। कृषि को प्राइवेट हाथों में देने के कारण चीन के जो किसान थे उनकी आय बढ़ी। किसानों की आय बढ़ने के कारण उसमें जो कृषि उत्पादन था उसमें वृद्धि वगैरह हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण जो चीन के अंदर जो उद्योग वगैरह थे उन्हें अब कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। विदेश की कंपनी जो चीन में आ रहे थे उन्हें भी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जिस कारण भी चीन की आर्थिक स्थिति अर्थ जिस कारण भी चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। इसके अलावा दोस्तों उद्योग का निजीकरण, चीन ने अपने जो उद्योग थे उनका 1998 में निजीकरण कर दिया। जो सरकारी उद्योग थे चीन में उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप दिया 1998 में, जिस कारण भी चीन में विदेशी कंपनियां बड़े पैमाने पर आई और चीन के लोगों को रोजगार मिला। चीन के लोगों को रोजगार मिला जिससे चीन के जो जीडीपी है उस वो बढ़ी। चीन की जीडीपी में वृद्धि हुई। इसके अलावा दोस्तों सेज की स्थापना, चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी की थी, जिसके बाद भी चीन में विदेशी कंपनियां आकर्षित होकर आई। दोस्तों इस सेज क्या होता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र होता है जिसमें जिसमें भी सारी सुख सुविधाएं वे सारी चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी को चाहिए होती है। इसमें बिजली के अच्छे साधन होते हैं, इसमें परिवहन सुविधा अच्छी होती है, मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। एक क्षेत्र बना देते हैं जिसमें सारी सुविधा होती है जो कंपनी को चाहिए होती है। तो सेज की स्थापना तो चीन ने सेज की स्थापना की थी, जिसके कारण भी चीन में विदेशी कंपनी बड़े पैमाने पर आई थी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिला। चीन आज इतना ताकतवर है, तो इन सभी नीतियों के कारण चीन इतना ताकतवर हुआ है। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूटीओ का सदस्य, चीन ने 2001 खुद को डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना लिया था, जिस कारण भी चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। क्योंकि दोस्तों डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी सहायता मिली। अब चीन मुक्त व्यापार काफ़ी सारे देशों के साथ आसानी से मुक्त व्यापार चीन अब कर सकता था। दोस्तों अब हम समझते हैं पंचशील समझौता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर का पूछा जाता है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग में। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों पंचशील समझौते के दौरान 5 सिद्धांत अपनाए गए थे। 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी दोनों देशों के बीच में। ये 5 मुद्दे कौन कौन से थे इन्हें देखते दोस्तों। पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। जो देश हैं चीन और भारत, ये एक दूसरे की अखंडता, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे देश के टुकड़े टुकड़े हो या वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाए या उनकी आज़ादी को कोई नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। कितनी भी स्थिति खराब हो जाए दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत चीन के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चीन भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सिद्धांत भी पंचशील समझौते के तहत 1954 में अपनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों समानता और परस्पर लाभ की भावना बनाए रहेगी। ऐसे काम करेंगे जिससे दोनों देशों को लाभ हो और दोनों देशों को फायदा वगैरह हो। ऐसी नीतियां ही अपनाएंगे, ऐसी कोई भी नीति नहीं अपनाएंगे जिससे एक दूसरे देश को घाटा हो। इसके अलावा शांतिपूर्ण सहिष्णुता बनाए रहेंगे, विश्व शांति को बढ़ावा देंगे। विश्व में जो लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं उन्हें समाप्त करेंगे, आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये सारे समझौते
पंचशील समझौते के तहत कि अपनाए गए थे। ये समझौता 8 साल का था और 1962 तक चला। इसके बाद ये समझौता खत्म हो गया था। उसके बाद भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पंचशील समझौता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।